नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस शीट। हम लोगों ने अभी तक किया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। हमने कहा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आइटम्स आती हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये सब आता है। और फिर इससे हमें अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा, ग्रॉस लॉस है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी अदर इनकम है वो सब आ जाएगा। यहां से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, कोई एक बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो हमने बनाने सीखे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है कि विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन फैक्ट्री, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है एज एट। डिफरेंस क्या है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो हमारे लिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि इस पीरियड से इस पीरियड तक की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेकिन बैलेंस शीट हमारे लिए एक पोजिशनल स्टेटमेंट है। पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब हुआ लायबिलिटीज और असेट्स, ये है। ठीक है, अब असेट्स में और लायबिलिटीज में पहले आप सारे फिक्स असेट्स की लिस्ट लिखते हो, फिर करंट असेट्स की लिखते हो। इसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस पे आप यहाँ पे लिखते हो। करंट असेट्स में जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारी आइटम्स आ गई, वो सारी हमारी यहाँ आ गई। करंट असेट्स में जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। फिक्स असेट्स की सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके सीक्वेंस में ध्यान रखना है कि तुम्हारा स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो आइटम हमेशा पहले लिखो। ऑल्दो आपकी क्लास 11th में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा अगर आप लाइन से सारे लिख भी दोगे, ये हेडिंग भी लिखनी कोई जरूरी नहीं है, लाइन से सारे असेट्स लिख भी दोगे तो चल जाएगा। बहुत ही रेयर है कि मार्क्स कटे। अगर आपके किसी के स्कूल टीचर ने ये बोला है कि नंबर कटेंगे ऐसे नहीं लिखने से तो ही कटेंगे, बट इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तो 11th में आप लोगों को बच्चा मान लिया जाता है, बट जैसे ही हम आगे जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल स्टडीज में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, बैचलर्स में जाते हैं, तब ये चीजों के नंबर बहुत कटते हैं और फिर हमें उस समय अपनी आदत को सुधारने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही रॉन्ग हैबिट डाली। तो इट्स बेटर कि हम अभी से दिमाग में ये सीक्वेंस रख के एक प्रैक्टिस डालें कि इसी ऑर्डर में करें। इसे हम कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, इसके बाद हम सारे डाल देंगे, जैसे कि डेटर्स हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है ना, और क्या हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, कैश एट बैंक, डेटर्स के आगे ही बिल्स रिसीवेबल,
कैश इन हैंड, इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम यहाँ फिक्स एसेट्स लिख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। अगर कैपिटल में नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा और नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो कोई एक ही फिगर आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ड्रॉइंग्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। ये फिगर्स हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे और फाइनल फिगर बाहर लिख देंगे। इसके बाद बाकी सारे एसेट्स जैसे कि बोरोइंग्स हो गई, करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट लायबिलिटीज में मेजरली क्या आते हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजंस, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ऐसे करके लास्ट में ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो होता क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स हैं वो या तो ट्रेडिंग में आएंगी या P&L में आएंगी या बैलेंस शीट में आएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट की कोई भी आइटम कभी भी दो जगह आएगी ही नहीं, नेवर। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है ऐसा कि ट्रेडिंग अकाउंट की कोई भी फिगर दो जगह आ जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की सारी फिगर्स कोई एक जगह आएगी, इधर ट्रायल बैलेंस की इधर ट्रेडिंग में और P&L में और बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, एक इधर और एक इधर, यानी कि एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड। जब बाहर ठीक है, बाकी सारी आइटम्स एक ही जगह आएंगी। फॉर इनिशियल थिंग्स कि अभी स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस करते हुए आप पहले क्या करो कि जितनी भी आइटम है उनके आगे लिख लो। जैसे कि ट्रेडिंग के डेबिट में आने तो लिख लिया टीडी, अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने तो लिख लिया टीसी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना है तो पीडी, क्रेडिट में आना है तो पीसी, असेट्स में आना है तो ए, लायबिलिटीज में आना है तो एल। ऐसे करके स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज करने के लिए एक दो क्वेश्चंस में, डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस, अदरवाइज क्वेश्चन करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिर हमें कहाँ पे कौन से आइटम्स को पोजीशन देनी है। उसके बाद ऑलवेज मेक इट अ प्रैक्टिस। दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों को एक साथ ड्रॉ कर लो और जो आइटम जहां की है वहां डालते रहो। दिस इज वन वे। अनदर वे कि आप सारी इक्वेशन को पढ़ने के बाद जो ट्रेडिंग के आइटम है वो लिखते हैं, पहले ट्रेडिंग बना लिया और उस पर टिक कर दिया। टिक करने से क्या फायदा होता है, पता होता है ये आइटम हो चुकी है। फिर P&L बना लिया, फिर बैलेंस शीट बना ली, एक एक करके बनाया। एडवाइजेबल दोनों है, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा ज्यादा एडवाइजेबल है। हाँ, अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्टेप मार्किंग होती है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के मार्क्स होते हैं अलग, P&L के अलग, बैलेंस शीट के अलग। बट अगर आपने कंबाइन तीनों को एक साथ बनाया, साइमल्टेनियसली बना लिया, आपने सारी पोस्टिंग अगर ठीक रखी है, उसमें सबकी पोजीशन सही रखी है और आप फाइनल बैलेंसेस नहीं निकाल पाए टाइम की कमी की वजह, तो भी आपको मार्क्स तो मिलते हैं। फिर आपको फाइनल मतलब नंबर बराबर ही कटेंगे, आप कैसे भी कर लो, इधर वे। ठीक है, तो ये आप ये है, जब आप करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे मैं अगर खुद करती हूँ तो मैं हमेशा ट्रेडिंग को पहले बनाती हूँ, फिर P&L बनाती हूँ और फिर बैलेंस शीट। उससे स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेटर हो पाता है कि आपने ट्रेड, वरना फिर पता लगता है जगह कम छूट गई, ज्यादा छूट गई, तो वो एक दिक्कत आती है। ठीक है, समझ में आया? ये नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो अभी क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ। न्यू बुक का 16 है और ओल्ड का 17 है। ठीक है,
तो जैसे पेंसिल लो और साथ साथ में लिखते चले जाओ। जैसे कि सेल्स है, सेल्स के आगे लिख लोगे टीसी, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पेंसिल से लिखो। कभी भी बुक में पेन से मार्क मत लगाया करो, हमेशा बुक में पेंसिल से मार्क लगाओ, पेंसिल से ही लिखो। अपनी बुक को जितना साफ रखोगे, जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, ऑर्गेनाइज रखोगे, उतना ही आपको वो बुक पढ़ने में मजा आएगा। एक रूम है, वो रूम अगर बहुत फैला हुआ है, गंदा है, बहुत अनटाइडी है, तो बैठने में मजा नहीं आता ना। और एक रूम हो बहुत साफ सुथरा हो, वहां पे अच्छी सी बेडशीट बिछी हो, तो वहां बैठने में मजा आता है ना। ऐसे ही खाना अगर आपको सारा का सारा एक प्लेट में डाल के दे दिया जाए एक साथ, तो स्वाद थोड़ा ले पाओगे किसी चीज का। अलग अलग कटोरियों में होगा तो स्वाद ले पाओगे ना। ऐसे ही आपकी बुक है, अपनी बुक को इतना प्यार से रखा करो, क्योंकि उस बुक से आपका पूरा जीवन बन रहा है। तो पेंसिल यूज करने से आप कभी भी इरेज करके कुछ रिप्लेस करना चाहे लिखने में तो लिख सकते हो, सुंदर लगता है लिखा हुआ। ठीक है, चलो सेल्स के आगे लिख सकते हो टीसी। टीसी का मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में। परचेजेस टीडी, ठीक है। अब रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होगा? हाँ, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होगा? सेल्स रिटर्न। तो इसके आगे क्या लिखोगे? टीसी सेल्स में से माइनस, ऐसे करके लिख लो। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन, जब तक आपको चीजें लर्न नहीं होने लग जाए ना तब तक, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स टीडी, परचेजेस में से माइनस। फिर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? टीडी। टीडी। कैरेज इनवर्ड्स टीडी। रेंट प्रॉफिट में आएगा पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पीडी। डिस्काउंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब पीडी। फिर पोस्टेज एंड कोरियर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये सब पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर डेटर्स, असेट्स ए, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज एल, लोन फ्रॉम साहिल, लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी एल। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के आगे लिखोगे लायबिलिटी माइनस कैपिटल, मतलब हमें लायबिलिटी साइड पे कैपिटल से माइनस करनी है। फिर बिजनेस प्रीमाइसेस, असेट्स ए, और फर्नीचर असेट्स ए। स्टॉक ऑन 31st March 2023 was valued at 2,40,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखोगे टीसी एंड असेट्स, दो जगह आएगा ना। ड्रॉइंग्स का क्या होगा? लायबिलिटीज का एल माइनस कैपिटल। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होता है? बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब होता है, जैसे कि सोसाइटी है, इसमें फ्लैट्स बने हुए हैं, तो ये जो फ्लैट्स हैं तो बिल्डिंग हो गई, लेकिन पूरी जो सोसाइटी की बाउंड्री है, ठीक है, आउटर बाउंड्री, तो दैट कब, जहाँ पे गार्डन भी है, पार्किंग भी है, सब है, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। पूरा। तो सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, देखो क्या लिखा, इन दी बुक्स ऑफ दास। तुम्हारी बुक्स बना रहे हैं भाई हम, दास मैडम, दास। अब यहां पे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, यहां लिखा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। बाय सेल्स। अब हमें पता ही लग गया क्वेश्चन पढ़ के कि सेल्स रिटर्न्स कुछ हैं।
कितनी रिटर्न्स थी वो लिख देंगे। 2 परचेजेस, हम यहां लिखेंगे कितनी थी परचेजेस, 683 लेस रिटर्न्स। 2 ओपनिंग स्टॉक, ये हमें चीजें 4 लिखने सबसे पहले जरूरी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सारे आइटम्स हम लिखेंगे, समझने पे कंसंट्रेट कर लो फिर लिख लेना। फिर जो आइटम्स हमारी थी जैसे कि 2 कैरेज इनवर्ड्स, और 2 एक और आइटम थी ना, बस एक ही आइटम थी। अब हमारे पास प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो इधर आ जाएगा। इसके बाद आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दास फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। बहुत जरूरी है ये लिखना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। ठीक है, रुपीस और डेबिट क्रेडिट लिखना तो मस्ट ही है। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, ऊपर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से 2 रेंट, 2 डिस्काउंट, 2 प्रिंटिंग, सारी आइटम लिखोगे, ये आपके लिए छोड़ा मैंने, आप करके दिखाओगे, मैं आपको आइटम्स बता रही हूँ कैसे पुट करनी है। 2 इंश्योरेंस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 2 पोस्टेज एंड कोरियर, और 2 मिसलेनियस एक्सपेंस, और 2 बैड डेब्ट्स। हाँ जी, इसमें सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव नहीं लिखा, तो हाँ अलाउड ही हाँ हाँ, ठीक है। देख रहे हो ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम एक जगह आई। अब जब यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ दास एज एट 31st March 2023, ये हमने किया। ठीक है, अब इसमें यहां पे लायबिलिटीज, गलती से भी बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। फिर हमने लिखा यहां पर बिजनेस प्रीमाइसेस, इसीलिए आपको सारी वैल्यूज पे टिक लगाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर नीचे करके भी तो लिखनी है ना हमें। और इधर से आ गया कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, और ये फिगर यहां आ जाएगी। अब क्या बचा, डेटर्स क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लिख दिए हमने, लोन फ्रॉम साहिल लिख दिया, कैपिटल ड्राइंग्स बिजनेस प्रीमाइसेस फर्नीचर, इधर डेटर्स लिख दिए। अब कोई और आइटम बचा हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या करेंगे ताकि हमें इजी रहे लिखना, जैसे अभी मेरे को इरेज कर दिया, मेरे पास तो ऑप्शन थी इरेज करने की, आपके पास तो कटिंग हो जाएगी तो उसके भी नंबर कटेंगे।
तो हमेशा असेट्स को, क्योंकि हमें इस ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 4 करके पेंसिल से नंबरिंग डाल लो उस पे कि सबसे पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, तो आपको इजी हो जाएगा उससे लिखना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डाल लो। तो इधर हो गया डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, सब हो गया। अब ये आपकी बैलेंस शीट एंड में टैली होनी चाहिए। तुम देख रहे हो हमने एक भी आइटम रिपीट नहीं किया, जितनी भी आइटम्स थी कोई एक ही जगह आई है। ठीक है, अब ये नोट डाउन करो, इसमें वैल्यूज पुट करो और मुझे अमाउंट्स बताओ। तो ये सब करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला 2,86,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहां डाला 286। हमें इससे नेट प्रॉफिट मिला 1,81,100। इस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे कैपिटल में ऐड किया, ड्रॉइंग्स माइनस करके ये हमारी फाइनल कैपिटल आ गई और बैलेंस शीट टोटल आ गया 865। बैलेंस शीट टोटल सेम आ जाता है, इसका मतलब हमने सारी चीजें सही जगह प्लेस की हैं। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि सारी आइटम्स एक ही जगह आएंगी। ये तो हो गए बड़े क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह का आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स में आने के लिए एडजस्टमेंट्स भी है ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर में से भी तो कुछ आएगा। बट इसमें से फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस ऐसे होने की बजाय छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया कि इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इतना सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, या आपको ये बोला कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो। वर्किंग कैपिटल को अगर डिफाइन करना है तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या आएगी, द कैपिटल required for day-to-day operational activities. Day-to-day operational activities of business. अगर डेफिनेशन पूछा जाए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, पूछा जाता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका फॉर्मूला बता देते हैं जबकि डेफिनेशन बतानी है। हाँ, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ वर्किंग कैपिटल इज डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड का आंसर होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या आपको ये बोल देते हैं कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स, कैलकुलेट करंट एसेट्स, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। तो ये सब आइटम्स आपको पता होनी चाहिए। जनरली इसमें से क्वेश्चंस इस तरह के ज्यादा आते हैं। ये सब जो हम बना रहे हैं ये हम इसलिए बनाना सीख रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जिसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, उस चैप्टर में हमें ये बनाना नहीं आता होगा तो हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस।